हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो NCERT क्लास 8 हिस्ट्री का है। इससे पहले मैंने क्लास 7 NCERT जो है साइंस और हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है, और हिस्ट्री में ओल्ड और न्यू दोनों हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट करा दिया गया है। और 8 का साइंस मैंने स्टार्ट कर दिया है, 8 क्लास के NCERT का। तो वो आप जाकर देख सकते हैं, और 6th और 7th का प्ले लिस्ट भी मैंने बना दिया है। तो वहाँ आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं एक साथ। तो दोस्तों, ये 8 क्लास का हिस्ट्री है, और इसके बाद जो है से ये खत्म हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसमें पूरा कवर है 8 क्लास में। तो मॉडर्न आपको एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न जो है ये कवर हो जाएगा इससे। और जो भी यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF मैं डाल देता हूँ आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम इसी चैनल के नाम से है, ISPCS होम। और लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, और 69th BPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है से यहाँ से जो है से अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। NCERT कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है, इसमें 12th तक मैं NCERT पहले करवाऊंगा हिस्ट्री, और जो है से साइंस का करवाने के बाद जो है पॉलिटी और ज्योग्राफी का मैं करवाऊंगा, और उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री बुक से भी आप लोगों का तैयारी मैं करवा दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग जो है अपनी तैयारी अगर अच्छी से करनी चाहते हैं तो यहाँ से जुड़ जाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए आज का तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप वहाँ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो आइए शुरू करते हैं। जो आज का जो ये है क्लास 8 का जो चैप्टर है, पहला जो क्लास 8 का नाम जो है हिस्ट्री का, वो है हमारे अतीत पार्ट 3। भाग 1 और भाग 2 जो है इसमें शामिल है, ओल्ड और न्यू दोनों है। तो पहला जो है से हम देखते हैं कि पहला चैप्टर क्या है। कैसे, कब और कहाँ, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो इसके बारे में है। तो पहला चैप्टर हम देखते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर है, और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ये MCQ फॉर्मेट में दिया गया है, और सारे चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि जो है से आपका हर चीज़ यहाँ पर कवर हो जाए। पहला है क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रिटिश काल के बारे में दिया गया है स्टेटमेंट, देखते हैं कि हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेलने को दिया। तो ये कथन जो है ये सही है कि हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का जो है काम जो है से जेम्स रेलने को जो है ये रॉबर्ट क्लाइव ने दिया था। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है। रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो ये कथन गलत है। रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था, बल्कि वो जो है से बंगाल का गवर्नर था। गवर्नर जनरल में ही नहीं था, बंगाल का गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का जो है सबसे पहली बार पहला गवर्नर बना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है से वो बना था वॉरेन हेस्टिंग। और जो है से आपको जो भारत का सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बना था, वो बना था विलियम बेंटिक। जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बना था विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और जो है 1858 के बाद जो है आपको जो है 1858 जो है महारानी का घोषणा पत्र आया था, तो उसमें जो है से कैनिंग जो है वायसराय बना था। तो ये जो है से ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को दे दी। उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ये कथन सही है कि अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो 1 और 3 जो है इसमें सही है। और ये जो है ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। इसमें पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो सही कौन सा है, तो वो है केवल 1 और 3 जो है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिस्ट्री ऑफ ये जो है से ब्रिटिश इंडिया, ये किताब किसने लिखी है। तो ये किताब जो लिखी है वो लिखी है आपको जेम्स मिल ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। जेम्स मिल ने ये किताब लिखी है। ये स्कॉटलैंड के जो है एक अर्थशास्त्री थे, और जो है से एक फिलोसफर भी थे। उन्होंने ये किताब लिखी 1817 में जो है से उन्होंने ये किताब लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसमें जो है उसने जो है से ब्रिटिश इंडिया को जो है वो 3 इसमें भागों में बांट दिया था, 3 खंडों में, 3 काल में बांटा था, कि हिंदू का काल, उसके बाद मुस्लिम का काल, और उसके बाद ब्रिटिश का काल। और उसने इस किताब में कहा है कि ये जो है से मतलब कि भारतीय लोग असभ्य थे, और ब्रिटिश जो है इसको सभ्यता की बात पढ़ा रहे हैं, और ब्रिटिश का जो है इस पे पूरा जो है भारत के भूमि पर अधिकार करने लेना चाहिए, और जो है ये जरूरी है भारत को सभ्य बनाने के लिए ब्रिटिश का अधिकार। और ये ब्रिटिश ही भारत को, ये व्हाइट मैन्स वार्डन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इसने दिया था, कि ये ब्रिटिश ही भारत को एक सभ्य बना सकता है, सभ्य राज, और इसका शासन करना जो है उसको सही ठहराया था। तो जेम्स मिल की ये किताब है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अंग्रेजों द्वारा सरकारी रिकॉर्ड को संभाल कर रखने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सरकारी रिकॉर्ड जो है, जो भी उसको संभाल के रखने के लिए जो है से क्या क्या अंग्रेजों ने किया, उसके बारे में ये कथन है। देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे म्यूजियम जैसे संस्थान बनाए गए। तो अंग्रेज ने जो है से महत्वपूर्ण दस्तावेज, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स था, तो उसको जो है से बचाने के लिए जो है उसने आर्काइव, अभिलेखागार या संग्रहालय जो है बनाए। तो ये सही है, बहुत सारे संग्रहालय, ब्रिटिश म्यूजियम भी अभी है, उसमें बहुत सारी चीज आपको मिल जाएगा। अब भारत में अंग्रेज के बनाए हुए भी कुछ म्यूजियम वगैरह है। नेक्स्ट है, प्रत्येक सरकारी विभाग के कार्यवाहियों के दस्तावेज की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी, जिन्हें खुशन बीसी के माहिर लिखते थे। तो ये भी कथन सही है कि कार्यवाही के दस्तावेज जो है सभी विभाग का, सरकारी विभाग का जो है दस्तावेज बनाया जाता था और उसका नकल जो है बनाया जाता था, और उसको जो है खुशन बीसी यानी कैलीग्राफर जो होते थे वो लिखते थे, अच्छे हैंडराइटिंग में, बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग में वो लिखते थे उसको नक्काशी करके। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। तो ये भी सही है कि इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं, और ये जो है इनसे बहुत सारा चीज जो है, सोर्स जो है, ये बहुत अच्छा सोर्स है। जो अंग्रेजी शासन जो है, जो रिकॉर्ड जो रखा हुआ है, इतिहास का जो रिकॉर्ड है, बहुत सारे कालखंड वगैरह जो है, और जो है किस जगह का हुआ, क्या हुआ, कौन सा फोटोग्राफ वगैरह, तो उससे जो है इतिहासकार जो है उसको लिखने में बहुत मदद मिलता है, और ये एक महत्वपूर्ण साधन है। तो इसमें तीनों कथन जो है सही है। पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो सही जो है कि डी इसका आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो व्यापार से साम्राज्य तक जो है कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो देखते हैं, तो पहला नेक्स्ट चैप्टर है, तो भारत में यूरोपीय व्यापारी शक्तियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे पहले जो है कि कौन सा व्यापारी कंपनी भारत में आया, तो सबसे पहले जो आया इसमें, तो वो आया पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, और उसके बाद फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली जो है 1498 में, डच 1602 में आया, अंग्रेज जो है 1608 में, और फ्रांसीसी जो है 1668 में, और उसके फ्रांसीसी से पहले जो है डेन भी आया था, तो 1616 में। तो ये जो है सबसे पहले आया, लेकिन बनने के क्रम में जो है सबसे पहले बना पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच, उसके बाद जो है डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। लेकिन आने के क्रम में जो है सबसे पहले पुर्तगाली जो है भारत आया 1498 में, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया। नेक्स्ट है कि पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता वास्को डे गामा नामक खोजी यात्री द्वारा लगाया गया था। यह यात्री निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था। तो वास्को डे गामा का संबंध जो है, जिन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की भारत तक, उसका संबंध किस देश से है, तो उसका संबंध जो है वो पुर्तगाल से। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 1498 में जो है वास्को डे गामा ने जो है ये समुद्री मार्ग का खोज किया था। वो केप ऑफ गुड होकर जो है वो भारत पहुंचा था। अब्दुल माजिद था एक गुजराती नावी, जिसने उसकी मदद की थी, और कालीकट बंदरगाह पे जो है मसाले के इसके लिए वो सब वास्को डी गामा जो है असल में भारत पहुंचा था। और कालीकट में जमूरिन जो शासक था, उसने काफी स्वागत किया था, और बहुत सारा मसाला जो है ये भारत से लेकर गया था। और जब वो लेकर गया तो उसको बहुत सारे 50 गुना 60 गुना दाम में जो है फायदे में उसने बेचा था वास्को डी गामा ने। उससे पहले जो है बार्थोलोमेओ डियाज भी 1488 में जो है कोशिश किया था भारत तक आने का, लेकिन वो सिर्फ केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि 17वीं शताब्दी के प्रथमार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 17वीं शताब्दी के बारे में इसमें जो है देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहला जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सिर्फ 1600 में जो है महारानी 1600 में जो है महारानी एलिजाबेथ ने जो है इसको चार्टर दिया। क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का। इस टाइम में जो है मुगल शासक अकबर था, तो इसको एक अधिकार दे दिया गया 15 साल का जो है। और इसमें ये हुआ कि अब जो है कोई भी जो है इंग्लैंड की कोई कंपनी जो है उधर पूरब में व्यापार नहीं करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर। तो 1600 में ये चार्टर इसको महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसको दिया था, इस कंपनी को। तो दूसरा है, भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। तो ये सही है कि भारत का जो है सूती कपड़ा और रेशम का जो कपड़ा था उसका जो है इसमें काफी मांग था, और जो है अंग्रेज जो है खूब सोना वगैरह लेकर आते थे, और यहाँ से जो है कपड़ा वगैरह और ये सब ले जाते थे, मसाले वगैरह भी ले जाते थे।
इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। तो हाँ, पुर्तगाली जो है भारत के पश्चिमी तट पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे और वो गोवा वगैरह में भी अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली ने 1509 में 1510 में जो है गोवा को जीता था अल्बुकर्क ने आदिल शाह के बीजापुर के आदिल शाह से, तो गोवा को भी उन्होंने जीता था। तो ये जो है तीनों कथन जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या है। कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालीकाता गांव की जमींदारी खरीदी थी जो बाद में कलकत्ता बना। तो कंपनी जो है मुगल अफसरों को जो है रिश्वत देकर जो है कलकत्ता गांव की जमींदारी खरीद ली थी और वहां पर जो है बहुत सारे जो है गांव की जो है जमींदारी खरीद ली और उस पर जो है कंपनी ने कब्जा कर लिया और बाद में जो है वो कलकत्ता शहर बन गया कालीकाता जो है। और 1696 तक जो है उसने इस कंपनी जो है अपनी ये जो है फैक्ट्री जो है इधर आस पड़ोस में स्थापित करना चालू कर दिया था, चारों तरफ जो है बनाना चालू कर दिया था। सबसे पहली जो है फैक्ट्री कंपनी ने बनाई थी वो बनाई थी, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहली कंपनी जो है उसने 1613 सूरत में बनाई थी। एक जो है टेम्पोरी जो है फैक्ट्री जो है कंपनी नहीं फैक्ट्री जो है उसने जो टेम्पोरी बनाया था वो मसूलीपट्टनम में 1611 में बनाया था। नेक्स्ट कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया जिसके अनुसार वह और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। तो ये कथन सही गलत है कि कंपनी ने जो है मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान तो प्राप्त किया था जिसके अनुसार जो है वो शुल्क बगैर शुल्क चुकाए जो है टैक्स पे किए जो है वो व्यापार कर सकते थे, लेकिन जो है अफसर जो है वो निजी तौर पर जो है वो व्यापार नहीं कर सकते थे बिना शुल्क चुकाए, उनको जो है टैक्स देना पड़ता था। तो ये कथन जो है वो गलत है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो सही जो है केवल एक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही क्रम है। तो बंगाल के नवाबों का जो है सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले बने थे मुर्शीद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी जो इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मुर्शीद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद जो है सिराजुद्दौला जो है। मुर्शीद कुली खान जो है सबसे पहले बने, वो 1717 में बने और जो है 1727 तक जो है ये रहे। उसके बाद सुजाउद्दीन जो है वो 1727 से 1739 तक जो है 39 तक सुजाउद्दीन बना और जो है उसके बाद एक साल जो है उसका मुर्शीद कुली खान का जो है बेटा ये सरफराज खान वो बना 1740 में। जब सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई तो सरफराज खान बना और सरफराज खान की हत्या करके जो है अलीवर्दी खान जो है 1740 से लेकर 1746 तक जो है वो राजा वो बंगाल का नवाब 1756 तक। और उसके बाद जब अलीवर्दी खान का ये हो गया मृत्यु हुआ तो उसका जो है नाती जो है पौत्र जो तो उसने गद्दी संभाली सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला जो है 1757 प्लासी के युद्ध तक जो है वो बंगाल का नवाब बना रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जो है युद्ध के कारण को विचार करना है। तो नवाबों ने कंपनी से व्यापार के एक अधिकार के बदले में नजराने की मांग की। तो ये सही है कि नवाबों ने जो है नजराने की मांग की थी, एक अधिकार के बदले में व्यापार के एक अधिकार के बदले में जो है नजराने की मांग की और जो है जिसपे जो है कंपनी नहीं देना चाहता था नजराना और इसी को लेकर जो है दोनों में स्ट्रगल होता रहा। नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया परंतु कंपनी को किलेबंदी को रोक दिया। ये कथन गलत है कि नवाबों ने जो है सिक्के डालने का अधिकार जो है कंपनी को नहीं दिया और हाँ किलेबंदी जो है करने से रोक दिया था इसने नवाबों ने। और ये किलेबंदी रोकने की ही वजह से जो है एक घटना भी हुई थी, वो किलेबंदी रोकने के बावजूद जो है ये अंग्रेज जो है किलाबंदी कर रहे थे और जब किलाबंदी कर रहे थे तो सिराजुद्दौला ने उस पर हमला किया था और वो ब्लैक होल की घटना हुई थी, वो आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये भी घटना हुई थी। तो ये जो है केवल एक जो है वो सही है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्लासी के युद्ध के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, तो देखते हैं। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, यह कथन सही है।
उसके बाद सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। तो ये भी सही है कि मीर जाफर की टुकड़ियों ने हिस्सा नहीं लिया। इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया तथा मीर जाफर को नवाब बनाया गया। तो ये भी कथन सही है कि सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। प्लासी का युद्ध जो है प्लासी के युद्ध से पहले मैंने बताया था ब्लैक होल की घटना हुई थी। तो वो हुई थी 20 जून 1756 को। इसमें क्या हुआ था, ब्लैक होल नाम व्यक्ति ने इसको बताया है कि ये क्या हुआ कि कंपनी जब फोर्टिफाइड कर रही थी, किलेबंदी कर रही थी, तो सिराजुद्दौला ने मना किया और उसके बाद जो है जाकर वहां पे हमला किया और वहां पे जो है से लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एक छोटे से मकान लगभग 18 फीट का जो है से वो घर था, उसमें जो क्या किया कि सारे लोगों को 146 लोग टोटल 146 लोग थे, इन लोगों को जो है से उसमें बंद कर दिया। 146 लोगों को उसमें बंद कर दिया और जब सुबह खोला गया उसको तो सिर्फ जो है 23 लोग जिंदा बचे थे और बाकी सब जो है वो मर चुके थे। 23 लोग जो है सिर्फ उसमें जिंदा बच पाए थे और बाकी जो है इसी को ब्लैक होल की घटना कहते हैं। और इससे जो है अंग्रेज जो है काफी नाराज हो गया और उसके बाद जो है उसने जो है इसके जो सेना की टुकड़ी थी और इसके जो सेना का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको जो है कंपनी ने जो है अपनी तरफ मिला लिया, पैसे वगैरह लालच वगैरह देकर मीर जाफर जो था। और उसको जब मीर जाफर को जब मिला लिया तो 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ। तो उसमें क्या किया कि ये मीर जाफर ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को और वो शामिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और इससे कंपनी की जीत हो गई थी। और उसके बाद जो है इस युद्ध में जो है मीर जाफर को मार दिया गया था और मीर जाफर को इसको सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया था और वो 1760 तक जो है मीर जाफर बंगाल का नवाब बना रहा। तो ये कथन जो है उसके बाद 1760 में जो है मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को जो है नवाब बना दिया गया था। तो ये जो है इसमें तीनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था तो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में दिया गया है। तो यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया। तो ये कथन गलत है, कंपनी और मीर जाफर के मध्य ये नहीं लड़ा गया था, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। तो ये भी कथन गलत है, मीर कासिम को नहीं बल्कि मीर जाफर को जो है नवाब बनाया गया था। इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय हुआ। तो ये कथन सही है कि इस युद्ध के बाद जो है 5 लाख रुपया जो है नवाब को चुकाना पड़ता था कंपनी को। तो इसमें यह है कि प्लासी के युद्ध के बाद जो है जब मीर जाफर बन गया तो फिर उसके बाद उसको हटाकर जो है 1760 में जो है 1760 में मीर कासिम को जो है बनाया गया नवाब बंगाल का। और कासिम जो है वो ये देता था लेकिन हस्तक्षेप की नीति अपनाया। वो नहीं चाहता था कि ब्रिटिश जो है उसके मामले में दखल दे और वो ब्रिटिश का ये देख रहा था कि वो उसके साथ जो है एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण किया जा रहा है ब्रिटिश के द्वारा। इसलिए जो है उसने अपनी राजधानी जो है 1763 में मुंगेर जो है मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर भी ट्रांसफर कर लिया। मुंगेर में ही एक हथियार का किला, ये भी एक गन फैक्ट्री भी उसने बनवाया था। और उसके बाद जो है ये मुगल बादशाह शाह आलम से मिलकर शाह आलम सेकंड और जो है सुजाउद्दौला जो था अवध का नवाब, उससे मिलकर जो है तीनों ने एक ये बनाया, ग्रुप बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ जो है बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो वो जो है हुआ आपको बक्सर का युद्ध वो हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ और हेक्टर मुनरो जो था वो अंग्रेज के सेना का नेतृत्व कर रहा था और इधर से ये तीनों सेना थी और इसमें जो है अंग्रेज की जीत हो गई थी और इसकी हार हो गई थी। और उसके बाद जो है तीनों की उसके बाद मीर जाफर को जो है फिर से नवाब बना दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव आया था और संधि हुआ था, इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को। और उसमें जो है उसके बाद मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया और जो है इसको जो है शाह आलम को जो है हटाकर जो है वहाँ शाह आलम के बीच उड़ीसा, बंगाल और बिहार की जो है दीवानी प्राप्त किया था कंपनी ने। तो ये जो है इसमें जो है ऑप्शन केवल जो है 3 सही, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई उसके बारे में दिया गया है कथन, देखते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। तो बंगाल का दीवान नियुक्त नहीं कर दिया था, यह कथन गलत है। बंगाल की उड़ीसा, बंगाल और बिहार की दीवानी प्राप्त कर दी थी 12 अगस्त 1765 को जो है ये संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, और जिसके तहत जो है इसको जो है दीवानी प्राप्त कर दी थी। तो ये बंगाल का दीवान नहीं बल्कि दीवानी प्राप्त की थी दी थी। नेक्स्ट बंगाल के दीवान मिलने के बाद
व्यापार की चीजें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं रही। तो ये कथन जो है वो सही है कि ये जो है से पहले जो है से सोना वगैरह ब्रिटेन से लाते थे और यहाँ से सामान खरीद के ले जाते थे, तो इससे भारत को भी फायदा होता था। लेकिन जब दीवानी मिल गई तो ये क्या किया कि यहीं से खरीदते थे सामान और वो यहीं के पैसे से जो है फिर यहीं इन्वेस्ट कर देते थे, जिससे ये हुआ कि भारतीय जो है हैंडीक्राफ्ट और भारतीय बिजनेसमैन वगैरह जो है उसकी हालत बहुत खराब हो गई और इंडिया जो मार्केट है, इंडियन मार्केट धीरे धीरे जो है वो कमर्शियलाइज्ड हो गया और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का जो है मार्केट बन गया। और मतलब ब्रिटेन से सामान बन के आता था और यहाँ ही बिकता था, मतलब यहीं का माल और यहीं का जो है से पैसा खत्म होने लगा, ब्रिटेन से कोई पैसा वगैरह नहीं आता था। तो इससे जो है बहुत भारतीय लोग जो है से बेरोजगारी की स्थिति में चलेगा और भारतीय हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। इन रेजिडेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बक्सर के युद्ध के बाद जो है रेजिडेंट तैनात कर दिया था ब्रिटेन ने, तो उसके कौन सा कथन सही है देखते हैं। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, तो ये कथन सही है कि ये जो रेजिडेंट थे वो कंपनी के व्यावसायिक और राजनीतिक प्रतिनिधि होते थे। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे। ये सही है कि इनके मामले से जो है कंपनी के अधिकारी जो है वो भारतीय मामलों में दखल दिया करते थे। तो इसमें दोनों कथन जो है सही, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था, सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस, उसके बारे में दिया गया है। तो देखते हैं क्या है कथन। तो इस व्यवस्था को अस्वीकारने वाली रियासतों को स्वतंत्र सराय रखने का अधिकार नहीं होता था। इसमें कहा गया, इसमें जो है सही है कि इस ये व्यवस्था जो अपनाता था उसको जो है स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। तो ये कथन सही है। उसके बाद है इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च कंपनी को चुकाना पड़ता था। तो ये सही है कि रियासतों को जो है जो कंपनी जो सेना जो रखती थी उसको उसका जो खर्च है वो कंपनी की तरफ से जो सुरक्षा प्रदान किया जाता था उस सहायक सेना के तरफ, उसका रख रखाव का जो खर्च है वो कंपनी की को ये जो है से रियासत जो है वो कंपनी को इसके बदले पैसा दे देती थी। रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न देने पर जुर्माने के तौर पर उसका इलाका छीन लिया जाता था। तो ये भी सही है कि जुर्माने के तौर पे जो है उसका इलाका छीन लिया जाता था और कोई भी जो है से जो बाहर का ट्रीटी वगैरह है तो वो जो है अपने मन से ये नहीं कर सकता था, कोई भी जो रियासत का जो है से नवाब जो था वो नहीं कर सकता था। तो ये सहायक संधि जो है तो सबसे पहले जो है ये निज़ाम जो है निज़ाम अवध वगैरह जो है इसने इसको एक्सेप्ट किया था। इसमें तीनों कथन जो है वो सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर। वेलेस्ली जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने ये संधि लाया था, वेलेस्ली ने ये संधि लाया था 1798 में सबसे पहले। उसके बाद है कि मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैसूर के बारे में दिया गया है, देखते हैं कि मैसूर का जो है क्या है। पहला पहला है कुछ हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाली व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। तो ये सही है कि ये जो है से हैदर अली और टीपू के समय जो है जो भी जो है से व्यापार होता था मालाबार तट पर वो इसके नियंत्रण मैसूर के नियंत्रण। हैदर अली का काल जो है वो था 1761 से 1782 तक और उसके बाद टीपू सुल्तान बना शासक मैसूर का, तो 1782 से 1799 तक जो है वो शासक बना रहा। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। तो ये भी सही है कि टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था और उसके झंडा पर भी शेर का चित्र था और वो कहता था कि एक दिन शेर की जिंदगी से अच्छा है कि 100 दिन की इधर की जिंदगी जीना। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का आधुनिकरण के लिए डचों का सहायता है। तो ये गलत कथन गलत है, डचों की सहायता नहीं ली बल्कि उसने जो है फ्रांसीसियों की सहायता ली थी टीपू सुल्तान ने और जैकोबिन क्लब भी स्थापित किया था और लिबर्टी ट्री जो है उसकी स्थापना जो है ये टीपू सुल्तान ने किया था और जो है आधुनिकरण के लिए जो है उसने फ्रेंच की सहायता ली। तो इसमें जो है से 1 और 2 जो है वो सही है, केवल 1 और 2, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा जो है सही है? तो मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए। तो मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच जो है वो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। तो ये कथन सही है। पहला कब हुआ था? तो पहला जो हुआ था तो वो हुआ था 1767 से और 1767 से 69 के बीच और इसको जो खत्म हुआ वो मद्रास की संधि से वो खत्म हुआ था, ट्रीटी ऑफ मद्रास। उसके बाद जो है दूसरा हुआ था
आपको 80 से 84 तक, और ये जो खत्म हुआ था मैंगलोर की संधि से हुआ था। और उसके बाद जो है 1700 आपको हो गया, 1780 से 84 जो है हो गया, सेकंड हो गया। उसके बाद 1790 से जो है 92 तक हुआ था, वो हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये जो समाप्त हुआ था वो हुआ था आपको, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था वो हुआ था आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि से। और उसके बाद चौथा मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपको, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपको 1799 में, जिसमें जो है टीपू सुल्तान जो है से लड़ते हुए मारा गया था। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुए संधि के अनुसार टीपू को दो बेटे को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। तो ये कथन सही है कि बंधक के रूप में जो अपने पास रख लिया था श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। और कहा था उस टाइम जो है से लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत का गवर्नर था, और उसने कहा था कि कितने कुछ पैसे जो है से फिक्स कर दिया था 1 करोड़ के करीब, और कहा था कि जब आप दोगे तब इसको अपने बेटे को वापस ले जा सकते हो। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया था। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है सो वोडियार वंश को जो है ये राजकाज सौंप दिया गया। तो ऑप्शन 3 जो है, और उसको जो है अंग्रेज के अंतर्गत अंग्रेज राज्य में जो है मिला लिया गया था, और जो है से वो और वोडियार राज को सौंप कर जो है राजवंश को सौंप कर, इसमें तीनों कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मराठों के बारे में दिया हुआ है, तो देखते हैं। मराठों को दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत का तीसरा लड़ाई में टूट गया। तो ये सही है कि मराठों का जो है दिल्ली का सपना जो है राज करने का, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और इसमें जो है मराठों की बहुत करारी हार हुई, और मराठों जो है उसके बाद टुकड़े टुकड़े में बट गया था, और जो है इसका दिल्ली का सपना जो है वो दिल्ली पर शासन करने का सपना टूट गया था। मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। तो ये भी सही है कि पेशवा के अंतर्गत जो है एक कन्फेडरेसी के सदस्य बन गए मराठा सरदार जो है, जैसे बहुत सारे मराठा ये बन गए, होलकर, उसके बाद गायकवाड़, भोंसले, सिंधिया वगैरह जो है राज्यों में बट गया। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो ये कथन जो गलत है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो सालबाई की संधि से समाप्त नहीं हुआ था, वो जो है आपको दूसरा आंग्ल मराठा देवगांव की संधि से जो है समाप्त हुआ था, और वो 1803 में जो है वो समाप्त हुआ था दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। और ये जो है पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1782 में जो है 1782 में जो है सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। तो ये कथन जो है वो गलत है, तीसरा कथन जो है इसमें गलत है। उसके बाद है तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा के कानपुर के पास बिठूर में पेंशन के लिए भेज दिया गया। तो ये कथन सही है कि तीसरे आंग्ल मराठा 1818-19 में जो हुआ, उसके बाद जो है उस टाइम हेस्टिंग जो है गवर्नर था, गवर्नर जनरल था। तो उसने जो है से बिठूर में पेंशन के लिए, कानपुर के पास बिठूर में पेंशन के लिए भेज दिया, और उसी में जो है नाना साहब का पेंशन जब बंद कर दिया था, तो 1857 की लड़ाई में जो है वो लड़े थे अंग्रेज पेंशन, अपनी पेंशन बहाल करवाने के लिए। तो इसमें जो है 1, 2 और 4 जो है वो सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 4। उसके बाद नेक्स्ट है, कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। तो कंपनी ने जो है एक लंबी लड़ाई के बाद जो है अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। कथन दिया हो गया, कारण दिया है क्या, कंपनी को भय था कि रूस उत्तर पश्चिमी हिस्से से भारत को अपने प्रभाव में ले सकता है। तो ये कारण भी सही है। कंपनी को जो है ये था कि रूस जो है इसको अपने अंदर में ले सकता है। तो इसलिए जो है कंपनी ने जो है एक लंबी लड़ाई के बाद जो है 1839 से लेकर 1838 मान लीजिए 39-38 से लेकर 42 तक जो है से लड़ा, और उसके बाद जो है अफगानों को जो है अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया। और उसके बाद जो है उसने जो है सिंध को भी 1843 में जो है लॉर्ड एलन ब्रो जो है उसके काल में जो है 1843 में सिंध को भी अपने कब्जे में कर लिया। और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह जब 1839 में डेथ कर गए, तो लास्ट लड़ते लड़ते जो है पहला आंग्ल पंजाब युद्ध हुआ था, उसमें जो है से 1845-46 में। उसके बाद जो 1848-49 में जो है दूसरे में जो है 49 में जो है 1849 में जो है से जब ये था क्या नाम है दिलीप सिंह राजा था, उसको ये करके अबदस्त करके जो है उसको ब्रिटेन भेज दिया पढ़ने के लिए 50,000 पेंशन देकर, और जो है से पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। तो इस तरह से जो है से मराठा जो है अंग्रेज ने जो है इस पर सत्ता स्थापित कर ली। तो ये जो है से कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है इसका स्पष्टीकरण कर रहा था। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी, उसने जो विलय नीति लाया था 1848 में, और जो है से लॉर्ड डेविड डलहौजी की ये बापकत का सिद्धांत है, उसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो उसके बारे में दिया गया स्टेटमेंट, तो देखते हैं। इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है की मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती है। तो ये कथन सही है कि जब कोई शासक नहीं होगा तो दत्तक पुत्र जो है, गोद लिया पुत्र जो है शासक नहीं बन सकता है, और जो है से उसका जो है राज्य जो है वो ब्रिटिश रियासत की का हिस्सा बन जाएगा। तो ये कथन सही है। और इसी में जो है से झांसी भी इस तरह से हुआ था। तो झांसी की रानी ने 1857 के युद्ध में इसी वजह से भाग लिया था। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया। तो ये कथन गलत है। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले जो है सतारा का जो है से विलय किया गया था। 1848 में सतारा का किया गया था। उसके बाद जो है से आपको संबलपुर का किया गया था। 1850 में भी संबलपुर का, झांसी का भी किया गया था। उसके बाद जो है नागपुर का किया गया था 1853 में, झांसी का 1852 में, और अवध का जो है 1856 में किया गया था विलय। और वो जो है प्रशासन जेम्स आउटरम उस टाइम में अवध में रहता था, ब्रिटिश अधिकारी, और उसने रिपोर्ट पेश किया था, जिसके रिपोर्ट के आधार पर जो है ये कहा गया था अवध में कुप्रशासन है, मल एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसी के आधार पर जो है अवध पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद जो है बेगम हजरत बाजुद अली शाह को जो है गिरफ्तार कर लिया था, और बेगम हजरत महल ने जो है 1857 के विद्रोह में जो हिस्सा लिया, उसकी वजह यही थी। ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में जो प्रशासनिक सुधार हुआ, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था 1773 में चार्टर एक्ट के थ्रू। तो वो उसके काल में क्या क्या सुधार हुआ। तो वॉरेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालत की स्थापना की। तो ये सही है कि वॉरेन हेस्टिंग ने जो है प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की स्थापना की थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय न्यायालय अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। तो ये भी कथन सही है कि 1777 में जो है एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई इसके तहत। और उसके जो पहले जो है ये बने थे चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे जो है वो पहला चीफ जस्टिस बना था, और 3 अन्य जज उसमें अपॉइंट हुआ था। और उसके तहत जो है 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में अपीलीय अदालत भी जो है उसकी स्थापना भी, जो सदर निजामत अदालत जो है जिसको कहा जाता था, उसकी स्थापना की गई। तो इसमें दोनों कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और इसने जो है से डायरकी को खत्म कर दिया था। इसने जो है से क्या नाम है, वॉरेन हेस्टिंग ने, जो रॉबर्ट क्लाइव ने जिसको लगाया था 1772 में। नेक्स्ट, अंग्रेज गवर्नर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो अंग्रेज गवर्नर के बारे में दिया गया है कि कौन सा कथन जो है वो सही है और कौन गलत है। तो रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों में सफाई देनी पड़ी। तो ये कथन सही है कि जब रॉबर्ट क्लाइव जो है से ब्रिटिश लौटा था 1767 में, वो भारत से रवाना हो गया था, 67-65 में आया था, जो इलाहाबाद की संधि के बाद जो है वो भारत 1772 में रवाना हो गया, और उस पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, और जो है से लेकिन वो तो बाद में बरी हो गया भ्रष्टाचार के आरोप से। लेकिन 1774 में जो है उसने जो है आत्महत्या कर ली थी। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी 1774 में। नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर ब्रिटिश संसद में महाअभियोग का मुकदमा चला। जब वॉरेन हेस्टिंग भी जब लौटा उस पर जो है महाअभियोग चलाया था, इम्पीचमेंट उस पर चला था, चलाया गया था, 7 साल तक चला था, लेकिन बाद में बरी हो गया। तो ये भी कथन सही है। भारत में लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। तो ये जो है भारत में जो है से लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में जो है सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का ये दावा था कि उसकी जो सत्ता है वो सर्वोच्च है, वो सबसे ऊपर है, और इसलिए जो है वो भारतीय राज से ऊपर है और भारतीय राज पे शासन करने के लायक है। तो ऑप्शन 3 जो है ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा सही है, तो डी जो है सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कित्तूर वर्तमान कर्नाटक में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है। तो कित्तूर में जो है अंग्रेजी विरोधी आंदोलन से संबंधित कौन है। तो रानी चेन्नम्मा और रायन्ना ये जो है संबंधित। तो ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों जो है कित्तूर वर्तमान कर्नाटक में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन से संबंधित है। रानी चेन्नम्मा जो है 1824 में जो है इन्होंने जो है इसके विद्रोह किया था, नेतृत्व किया था कित्तूर विरोधी अंग्रेजी आंदोलन में, और उनका गिरफ्तार कर लिया गया था 1824 में, और 1829 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में। और उसके बाद जो है उसके जो समर्थक वगैरह थे, तो 1830 में जो है रयन्ना जो थे जो है
क्या नाम है, रैयन्ना, एक जो है से गरीब चौकीदार था रैयन्ना, उसने जो है से विद्रोह किया था, उसका नेतृत्व किया था, लेकिन उसको भी जो है से उसको फांसी पर लटका दिया गया था 1830 में ही। तो रैयन्ना को भी, दोनों जो है से कर्नाटक में जो है से कित्तूर या कर्नाटक में जो है अंग्रेजी विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अभी जो है ये 2 चैप्टर मैंने आप लोगों को करा दिया है, उसके बाद जो है से आगे का चैप्टर मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।